कहानी का शीर्षक सुभा। जब कन्या का नाम सुभाषिनी रखा गया तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। उसकी दोनों बड़ी बहनों का नाम सुकेशनी और सुहासिनी रखा गया था, अतः मेल के अनुरोध पर उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम सुभाषिनी रखा। अब सब उसे संक्षेप में सुभा कहते। रीति अनुसार छानबीन और अर्थ जुटाकर दोनों बड़ी कन्याओं का विवाह हो गया। अब छोटी माता पिता के नीरव हृदय भार सी विराज रही है, जो बोलती नहीं वे अनुभव तो करती ही है, ऐसा सबको नहीं लगता। इसलिए उसके सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में दुश्चिंता प्रकट करते। विधाता के अभिशाप रूप में उसने पिता के घर में आकर जन्म लिया है, ये बात उसने बचपन से ही समझ ली थी। उसका परिणाम यह हुआ कि वे हमेशा आम लोगों की दृष्टि से अपने को ओझल रखने की चेष्टा करती। उसे लगता उसे सब भूल जाएं तो जैसे उसकी जान बचे। पर वेदना क्या कोई कभी भूलता है? माता पिता के मन में वह सर्वदा ही जागरूक थी। विशेषतः उसकी मां उसे अपनी एक त्रुटि स्वरूप मानती रही, क्योंकि मां पुत्र की उपेक्षा कन्या को ही अपने अंश रूप में देखती है। कन्या की कोई असंपूर्णता देखने पर वे जैसे विशेष रूप से अपनी लज्जा का ही कारण रूप मानती। बल्कि कन्या के पिता वाणीकंठ सुभा को अपनी अन्य कन्याओं की उपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते थे। माता उसे अपनी कोख का कलंक मान उसके प्रति बहुत खिंची खिंची रहती। सुभा के पास वाणी नहीं थी, पर उसके पास सुदीर्घ पल्लव विशिष्ट बड़ी बड़ी दो काली आंखें थीं, एवं उसके ओष्ठाधर भाव के आभास मात्र से कोमल किसलय के समान कांप उठते। हम बातों से जो भाव प्रकट करते हैं वे हम लोगों को बहुत कुछ अपनी चेष्टा में गढ़ लेना पड़ता है। बहुत कुछ अनुवाद करने जैसा हर घड़ी ठीक नहीं होता। क्षमता के अभाव में बहुत बार भूलें भी होती हैं, किंतु काली आंखों को कोई अनुवाद नहीं करना होता। मन अपने आप ही उसके ऊपर छाया डालता है। भाव स्वयं ही उस पर कभी प्रसारित कभी मुद्रित होते हैं, कभी उज्जवल भाव से प्रज्वलित हो उठते हैं, कभी म्लान भाव से बुझ आते हैं, कभी अस्तमान चंद्र के समान अनिमेष रूप से ताकते रहते हैं, कभी द्रुत चंचल बिजली के समान दिशा दिशा में विकीर्ण हो पड़ते हैं। मुख के भाव के अतिरिक्त आजन्म जिसके पास दूसरी भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा असीम उदार और अतल स्पर्शी गहरी, बहुत कुछ स्वच्छ आकाश के समान उदयास्त और छायालोक की निस्तब्ध रंगभूमि सी। इस वाक्यहीन मानव में वृहत प्रकृति के समान एक विजन महत्व है। इसलिए सामान्य बालक बालिकाएं उससे एक प्रकार का डर मानते, उसके साथ खेलते नहीं। वे निर्जन दोपहरी की तरह खामोश और निसंग थी। गांव का नाम चंडीपुर था। पास बहने वाली नदी बंगाल की एक छोटी सी नदी थी। गृहस्थ घर की बालिका के समान बहुत दूर तक उसका प्रसार नहीं। निर्लसा तन्वी नदी अपने तट की रक्षा करती बहती चली जाती है। दोनों किनारों के गांव में से सभी के साथ उसका जैसे कोई ना कोई एक नाता है। दोनों किनारे लोकालय और तरुण छाया, घन उच्च तट, निम्न तल से ग्राम लक्ष्मी, स्त्रोतस्वनी आत्मस्मृति द्रुत पदशेप से प्रफुल्लित हृदय अपने असंख्य कल्याण कार्यों में डूब चली जाती है। वाणीकंठ का घर बिल्कुल नदी के किनारे ही था। उसका बांस की खपचियों का बेड़ा, फूस के उठ पहलू छप्पर वाला घर, गोष्ठ ढेकी घर, भूसे की टार, इमली, आम, कटहल और केले का बाग नाव पर सवार किसी की भी दृष्टि आकर्षित कर लेता। इस गृहस्थ संपन्नता के बीच गूंगी लड़की पर किसी की नजर पड़ती या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कामकाज से जब भी वह अवसर पाती तभी इस नदी तीर पर आ बैठती। प्रकृति जैसे उसकी भाषा का अभाव पूरा कर देती है, जैसे उसकी ओर से बोलती हो। नदी की कल ध्वनि, मनुष्यों का कोलाहल, मल्लाहों का गान, पक्षियों का कलरव, तरुओं की मरमर ध्वनि, सब कुछ मिलकर चारों ओर का चलना फिरना, आंदोलन कंपन के साथ एक होकर समुद्र की तरंग राशि के समान बालिका के चिर निस्तब्ध हृदय उपकूल के पास आकर पछाड़ खा खा गिरती। प्रकृति के वे अलग अलग स्वर और विचित्र गति, ये भी गूंगे की भाषा है। बड़े बड़े नयन पल्लव विशिष्ट सुभा की जो भाषा है, उसी का एक विश्वव्यापी विस्तार। झिल्ली रव पूर्ण तृणभूमि से शब्दातीत
नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संकेत, संगीत, क्रंदन एवं दीर्घ निश्वास। और मध्या में जब मल्लाह मछुआरे भोजन को जाते, गृहस्थ सोते, पक्षी नहीं बोलते, सवारी नौकाएं किनारे बंधी रहती, जनपूर्ण जगत सब काम काज के बीच सहसा रुककर भयानक विजन मूर्ति धारण करता, तब रुद्र महाकाश के तले केवल एक प्रकृति और एक गूंगी बालिका आमने सामने गुमसुम बैठी रहती, एक दूर दूर तक फैली धूप में और दूसरी लघु तरु छाया में। ऐसी बात नहीं कि सुबह की मित्र मंडली में 2-4 अतरंग सखाएं न थीं। गोष्ठ की 2 गायें थीं जिनका नाम था सर्वशी और पांगुली। ये नाम बालिका के मुख से उन्होंने कभी सुने नहीं, किंतु वह उसकी पग ध्वनि पहचानती थी। उसमें एक वाणीहीन करुण सुर था जिसका मर्म भाषा की उपेक्षा नहीं, कहीं सहजता से समझती। सुबह कभी उनको लाड़ प्यार करती, कभी डांटती, कभी अनुनय करती। इसे मनुष्य की उपेक्षा वह अच्छी तरह समझ पाती। सुबह गोष्ठ में प्रवेश कर दोनों बाहुओं द्वारा सर्वशी के गले से लिपट जाती, उसके कान के पास अपने गंडस्थल को घिसती और पांगली स्निग्ध दृष्टि से उसका निरीक्षण करती हुई उसके शरीर को चाटती। बालिका दिन भर में नियमित रूप से 3 बार गोष्ठ में जाती। इसके अतिरिक्त अनियमित तौर पर भी आना जाना लगा रहता था। घर में जिस दिन कोई फटकार सुनती, उस दिन वह असमय ही अपने दोनों मूक मित्रों के पास आती। उसकी सशून्यता, परिपूर्ण विषाद शांत दृष्टि में वह पता नहीं कैसे एक अंध अनुमान शक्ति द्वारा बालिका की मर्म वेदना को जैसे समझ पाती और सुबह के शरीर से लगकर धीरे धीरे उसकी बाह से सींग घिसते घिसते उसे मूक व्याकुलता के साथ सांत्वना देने की चेष्टा करती। इनके अलावा वहां बकरी और बिल्ली के बच्चे भी थे, पर उनके साथ सुबह की इस प्रकार की बराबरी की सी मैत्री न थी, तो भी ये यथेष्ट आनुगत्य दिखाते। बिल्ली का बच्चा रात दिन जब सुबह की गर्म गोदी व निसंकोच अधिकार जमाकर सुख निद्रा का आयोजन करता और सुबह के उसकी गर्दन और पीठ पर कोमल उंगली फेरने पर उसे नींद को बुलाने में विशेष सहायता मिलती। इस अभिप्राय को वह संकेत से बता देता। उन्नत श्रेणी के जीवों में सुबह को और एक साथी मिल गया था, किंतु उसके साथ बालिका का ठीक कैसा संबंध था इसका निर्णय करना कठिन था। इसका कारण यह था कि वह भाषा विशिष्ट जीव था, इसलिए दोनों के बीच की भाषा संभाषा नहीं थी। यह था गुसाइयों का छोटा लड़का, नाम था प्रताप। वह बिल्कुल निकम्मा था। कोई काम काज करके गृहस्थी जमाने की चेष्टा करेगा, लेकिन अनेक कोशिशों के बाद माँ बाप ने यह आशा भी त्याग दी थी। निकम्मे लोगों की एक सुविधा यह है कि आत्मीय परिजन उनसे नाराज जरूर रहते हैं, लेकिन अक्सर वे बिना संबंध वाले लोगों के प्रिय पात्र होते हैं, क्योंकि किसी काम में ना बंधे रहने के कारण वे सरकारी धन जैसे बन जाते हैं। शहर में जैसे गृह एकाध गृह संपर्कहीन सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांव में 2-4 निकम्मे सरकारी लोगों का रहना निहायत जरूरी है। कामकाज में आनंद अवसर में जहां एक आदमी कम हो जाए, वहीं वे निकट सुलभ हो जाते हैं। प्रताप का खास शौक था बंसी से मछली पकड़ना। इसमें बहुत सा समय सहज ही कट जाता है। अपराह में नदी के किनारे वे अक्सर इस काम में लगा दिखता और इसी बहाने सुबह के साथ उसकी अक्सर मुलाकात होती। चाहे जिस किसी काम में लगा रहे, एक साथी होने पर प्रताप को अच्छा लगता। मछली पकड़ते समय गूंगा साथी ही सबकी उपेक्षा श्रेष्ठ होता है, इसलिए प्रताप सुबह का मूल्य समझता। इसीलिए सभी सुबह को सुबह कहते। प्रताप आगे थोड़ी सी स्नेह की चाशनी डालकर सुबह को सू कहकर बुलाता। सुबह इमली के पेड़ तले बैठी रहती और प्रताप कुछ ही दूर जमीन पर बैठे बंसी पानी में फेंक उसी ओर ताकता रहता। प्रताप का प्रतिदिन एक पान का बीड़ा बंधा था, जो सुबह स्वयं अपने हाथों लगा कर आती और शायद बहुत देर बैठे बैठे देखते देखते इच्छा करती। प्रताप की कोई एक खास सहायता करने की, किसी काम में लगने की, किसी तरह बता देती कि इस धरती पर वह भी कोई कम प्रयोजनीय व्यक्ति नहीं, किंतु वहां कुछ भी करने को नहीं था। तब वह मन ही मन विधाता के पास अलौकिक क्षमता की प्रार्थना करती। मंत्र बल से सहसा
ऐसी एक आश्चर्यजनक घटना घटित करने की इच्छा करती जिसे देखकर प्रताप आश्चर्य में पड़ जाए और कहे, अच्छा तो हमारी सुभी में इतनी क्षमता है, ये तो मैं नहीं जानता था। मान लो सुबह यदि जलकन्या होती, धीरे धीरे जल से बाहर आकर एक सर्प की मणि घाट पर रख जाती। प्रताप अपना तुच्छ मछली पकड़ना छोड़ उस मणि को लेने जल में डुबकी लगाता और पाताल में जाकर देखता, चांदी की अट्टालिका में सोने के पलंग पर कौन बैठा है। हमारे वाणीकंठ के घर की वही गूंगी लड़की, उस मणिदीप्त गहरी निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र राज्य कन्या हमारी सु। ये क्या नहीं हो सकता? ये बात क्या इतनी ही असंभव है? असल में कुछ भी असंभव नहीं, किंतु फिर भी सु प्रजा विहीन पाताल के राजवंश में ना जन्म ले वाणीकंठ के घर में आकर जन्मी और गोसाइयों के लड़के प्रताप को किसी तरह से आश्चर्य में नहीं डाल पा रही है। सुबह की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वह जैसे अपने में खुद ही अनुभव करती, जैसे किसी एक पूर्णिमा तिथि में किसी एक समुद्र से एक ज्वार का स्तोत्र आकर उसकी अंतरात्मा को एक नूतन अनिवर्चनीय चेतना शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। वे अपने को स्वयं ही देख रही है, सोच रही है, प्रश्न कर रही है और समझ नहीं पा रही है। गहरी पूर्णिमा रात्रि में वे कभी कभी धीरे से शयन कक्ष का द्वार खोलकर डरते हुए अपना मुंह निकाल बाहर की ओर ताकती। पूर्णिमा प्रकृति भी सुबह के समान एकाकनी सुप्त जगत के ऊपर जगी बैठी यौवन के रहस्य में, पुलक में, विषाद में, असीम निर्जनता की एकदम शेष सीमा तक, यहाँ तक कि वह अतिक्रम कर स्तब्ध हो एक शब्द तक नहीं बोल पा रही है। इस निस्तब्ध व्याकुल प्रकृति के प्रांत में एक निस्तब्ध व्याकुल बालिका खड़ी है। इधर कन्याभार ग्रस्त माता पिता चिंतित हो उठे हैं। लोगों ने भी निंदा शुरू कर दी है, यहाँ तक कि जात से बाहर कर देंगे ऐसी भी अफवाह सुनने में आ रही है। वाणीकंठ की संपन्न अवस्था थी, दोनों जून ही मछली भात खाते, इसलिए उनके शत्रु हो गए थे। पति पत्नी में काफी सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणी बाहर गए, अंत में लौटकर बोले, चलो कलकत्ता चलें। परदेश की यात्रा की तैयारी होने लगी। कोहरे से ढके प्रभात के समान सुबह का संपूर्ण हृदय अश्रुवाष्प से एकदम भर उठा। एक अनिर्दिष्ट आशंकावश वह कुछ दिनों से लगातार निर्वाक जानवर के समान अपने माँ बाप के संग संग फिरती, बड़ी बड़ी आंखें फैलाए उनके मुंह की ओर ताकते हुए क्या कुछ समझने की चेष्टा करती, पर वह कुछ भी समझाकर नहीं कह पाते। इसी बीच एक दिन अपराह में पानी में बंसी फेंक प्रताप हंसकर बोला, क्यों री सुबह, सुना है तेरे लिए एक दुल्हा मिल गया है, तू शादी करने जा रही है, देखना हम लोगों को भूलना नहीं। कहकर फिर मछली फांसने में डूब गया। आहत हरिणी व्याध की ओर जैसे ताकती है, मौन भाव से कहती है, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया। सुबह ने कुछ इसी तरह प्रताप की ओर देखा। उस दिन पेड़ के नीचे फिर न बैठी। वाणीकंठ निद्रा से उठकर शयन कक्ष में तंबाकू पी रहे थे। सुबह उनके पैरों के पास बैठकर उनके मुख की ओर ताकती हुई रोने लगी। अंत में उसे सांत्वना देते हुए वाणीकंठ के शुष्क कपोलों पर अश्रु ढुलक पड़े। कल कलकत्ते जाने का दिन निश्चित हुआ है। सुबह गोष्ठी में अपनी बाल सखियों से विदा लेने गई। उनको अपने हाथों से खिला, गले से लिपट एक बार दोनों आंखों से जितना संभव बातें कर उनकी मुंह की ओर देखा। दोनों नेत्र पल्लवों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसी दिन शुक्ल द्वादशी की रात थी। सुबह शयन कक्ष से बाहर हो अपने उस चिर परिचित नदी तट के कोमल घास के शैया पर लौट पड़ी, मानो धरित्री को, इस प्रकांड मूक मानव माता को दोनों बाहों की जकड़ में पकड़कर कहना चाहती हो, माँ तुम मुझे जाने ना देना, मेरे समान अपनी दोनों बाहों को बढ़ाकर तुम भी मुझे थामे रखो। कलकत्ते वाले डेरे में सुबह की माँ ने एक दिन सुबह को खूब सजाया, कसकर बाल बांधे, जूड़े में जरी का फीता लपेटा और अलंकारों से ढककर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को यथाशक्ति विलुप्त कर दिया। सुबह की आंखों में अश्रु झर रहे हैं, आंखें सूजकर कहीं बद्धी ना दिखें। इस कारण उसकी माँ ने उसे बहुत फटकारा, लेकिन अश्रु जल ने फटकार नहीं मानी।
मित्र के साथ वर स्वयं लड़की देखने आए कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित, अत्यंत अधीर हो उठे, जैसे देवता स्वयं बलि पशु को चुनने के लिए आए हों। माँ ने आड़ से बहुत गर्जन तर्जन और शासन द्वारा बालिका के अश्रु स्रोत का द्विगुणित कर परीक्षक के सामने भेजा। परीक्षक ने काफी देर निरीक्षण के बाद कहा, ठीक ही है। विशेषतः बालिका के क्रंदन को देखकर समझा इसके पास हृदय है, और हिसाब लगाकर देखा जो हृदय आज माँ बाप की विच्छेद संभावना से व्यथित हो उठा है, वही हृदय आज छोड़ कल मेरे ही काम आएगा। सीप के मोती के समान बालिका के अश्रु जल ने बालिका का मूल्य ही बढ़ा दिया। उसकी ओर से और कुछ कहा नहीं। पंचांग मिलाकर श्रेष्ठ शुभ लग्न में विवाह हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथों सौंपकर माता पिता घर लौट गए। उनकी जाति और परलोक की रक्षा हुई। वह वर पश्चिम की तरफ नौकरी करता था। विवाह के बाद ही पत्नी को लेकर उधर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ही सब समझ गए, नई दुल्हन गूंगी है। ये किसी ने नहीं समझा कि ये उसका दोष नहीं। उसने किसी को भी ठगा नहीं। उसकी दोनों आंखों ने सब कुछ बता दिया था, पर कोई उसे समझ नहीं सका। वह चारों ओर ताकती भाषा नहीं पाती जो गूंगे की भाषा समझते। वे आजन्म परिचित चेहरे देखने को नहीं मिलते। बालिका के चिर नीरव हृदय में एक असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित होता रहता। अंतर्यामी को छोड़ दूसरा कोई उसे सुन नहीं पाता। इस बार उसके पति आंख कानों की परीक्षा करके भाषा विशिष्ट एक कन्या को ब्याह लाए।